ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आपका स्वागत है आना विंसेंट सफलता की ओर पहला कदम। कई सारे बच्चों का 2 से 3 दिन में मैसेज आ रहा था, उनके रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर इस बार जो गेट 2021 का आईआईटी बॉम्बे के थ्रू जो पेपर कंडक्ट हो रहा है, क्लियर, उसमें जो मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है, यानी MSQ, क्लियर, उस पे कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा बना के एक जनरल आइडिया जो होता है, मतलब कैसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्लियर, तो उस पे एक छोटा सा सेशन हो जाए। तो उसके रिगार्डिंग मैंने ये पूरा का पूरा सेशन जो है वो प्लान किया है। और इसमें हम जो है वो कुछ बढ़िया वाले जो MSQ क्वेश्चंस हैं, क्लियर, जो गेट में एक्सपेक्टेड है 21 में पूछे जा सकते हैं, क्लियर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, वो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और मुझे लगता है फर्स्ट टाइम जैसे मैकेनिकल में मैं ये सेशन प्लान कर रहा हूँ कि MSQ का नेचर कैसा होगा, MSQ क्वेश्चन कैसे आपको दिखेंगे एग्जाम में जब आप गेट 2021 का एग्जाम दे रहे होगे, क्लियर। तो मैं थोड़ा सा आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि देखो, जैसे कई सारे बच्चे बोल रहे थे कि MSQ की वजह से सर पेपर का लेवल क्या होने वाला है, तो मैंने इससे पहले भी जिस दिन IIT बॉम्बे ने ब्राउचर रिलीज किया था एग्जाम या जो पेपर का पैटर्न था, उस दिन उन्होंने मेंशन किया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। उस दिन भी मैंने एक सेशन आपका लिया था और उस दिन उस सेशन में मैंने ये बोला था कि इस बार गेट 2021 का जो पेपर है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, यानी क्वालिटी वाइज अगर आप देखोगे तो पेपर इस बार थोड़ा बेटर होने वाला है, क्लियर। मैं हमेशा बोलता हूँ 2013 का पेपर IIT बॉम्बे ने बनाया था और मुझे लगता है पिछले 8-10 साल में सबसे बेस्ट पेपर जो है वो था। मैं ये नहीं बोल, देखो मैं बायस नहीं कर रहा हूँ कि मैं IIT बॉम्बे से पास आउट हूँ तो मैं बॉम्बे को अप्रिसिएट कर रहा हूँ कि बॉम्बे वाले बढ़िया पेपर बनाते हैं, बट क्वेश्चन का जो लेवल था या क्वेश्चन में जो अंडरस्टैंडिंग थी वो 2013 के पेपर में बढ़िया थी। और इस बार IIT बॉम्बे ने फिर से एक बढ़िया इनिशिएटिव लिया है कि थोड़ा सा क्वालिटी वाइज पेपर को बढ़िया कर रहे हैं और 3rd ईयर अलाउ कर दिया है, तो नो डाउट कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ने वाला है। अच्छा, अभी इस पर्टिकुलर सेशन में मैं जो है वो केवल 10 क्वेश्चन आपको MSQ टाइप के दिखाने वाला हूं और वो अपन सॉल्व करेंगे इस सेशन में। एंड रेस्ट ऑफ बहुत सारे क्वेश्चन जैसे मैं ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज ऑफ विंसेंट की है IPAN वेबसाइट पे जो अभी कंडक्ट होने वाली है, उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं MSQ के लिए, क्लियर। एंड जो अपने क्विजेस होंगे अभी जो सब्जेक्ट फुल लेंथ लॉन्च हो रहे हैं, एक आपका 15 अगस्त से थर्मोडायनेमिक्स का लॉन्च हो रहा है IFP क्लास, और एक आपकी प्रोडक्शन की क्लास लॉन्च हो रही है, क्लियर। और दोनों क्लासेस के बाद में जो है वो क्विजेस का जो है वो कॉन्सेप्ट होगा डेली, तो उसमें MSQ टाइप के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्लियर। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं फिर इस सेशन को, लास्ट तक देखिएगा दोस्त, क्लियर। एंड 10-12 क्वेश्चन से अपन थोड़ा सा एक बार समझने की कोशिश करेंगे कि MSQ क्वेश्चन कैसे इस बार पूछे जाने वाले हैं, जिसमें एक से ज्यादा आंसर जो है वो करेक्ट होने वाले हैं, क्लियर। तो लास्ट तक बने रहिएगा एंड प्लीज सब्सक्राइब और लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, और थोड़ा अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए जिससे हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले ऐसे ऐसे नई नई सीरीज आपकी जो है वो स्टार्ट करने का। चलिए, तो ये मेरा कंप्लीट जो है वो क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड एज वेल एज माय टीचिंग जो एक्सपीरियंस है लास्ट के 7 से 8 ईयर में, तो ये आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, क्लियर। एंड कई सारे बच्चे जैसे बोलते हैं, जैसे मैंने बोला कि मेरा रिसर्च बहुत बढ़िया है, तो कई सारे लोग बोलते हैं सर आपका टॉपिक क्या था या आपका रिसर्च का एरिया क्या था, तो मैंने यहाँ पर एक अपना पेपर रिसर्च पेपर पब्लिश कर प्लेस कर दिया जो वर्ल्ड का टॉप रिसर्च पेपर है, जिसका हाईएस्ट इम्पैक्ट फैक्टर है, क्लियर। टॉपिक जो मेरा था वो ड्रॉपलेट कंबशन स्टडीज ऑफ नाइट्रोमीथेन एंड इट्स ब्लेंडेड मिक्सचर था, जो आपके स्पेस में जो शटर जाते हैं यानी जो व्हीकल्स आते हैं उनके फ्यूल्स को लेकर, यानी मोनोप्रोपेलेंट या थ्रस्टर जो होते हैं, क्लियर, उन पे मेरा पूरा का पूरा रिसर्च वर्क था, या अंडर वाटर जो सबमरीन्स होती है उनके रिगार्डिंग, क्लियर। तो ये आप एक्सेस कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे पेपर जैसे मेरे हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया, MSQ का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आया है, और 99% क्वेश्चन जो है वो मैंने जैसे डिजाइन किए हैं। एंड कुछ क्वेश्चन जो हैं, एक दो क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर के गेट एंड DSC के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड भी हैं, क्लियर। एंड जब आप टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन जब दोगे तो वहां पर मैक्सिमम क्वेश्चन आपको नए मिलने वाले हैं, नए। तो पहला क्वेश्चन जल्दी से पढ़िए फास्ट, क्लियर। अब पहला क्वेश्चन जो है इज फ्रॉम फ्लूइड मैकेनिक्स, क्लियर। तो फ्लूइड मैकेनिक्स से ये पहला क्वेश्चन अपना है, और इस क्वेश्चन को केयरफुली पढ़िए, पहले केयरफुली।
देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लो फील्ड पिक द करेक्ट वन। क्लियर, कौन सा करेक्ट होगा, कौन कौन से आंसर करेक्ट होंगे यहाँ पर इनकम्प्रेसिबल फ्लो फील्ड के लिए। मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, इनकम्प्रेसिबल फ्लो फील्ड है आपकी, इनकम्प्रेसिबल फ्लो फील्ड है। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लो फील्ड के लिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, क्लियर, वो आपको चारों में से जो है सेलेक्ट करना है। मे बी आपका वन करेक्ट हो सकता है या मे बी अब मोर देन वन आंसर जो है वो करेक्ट हो सकते हैं। क्लियर, तो केयरफुली आंसर करिएगा। अब देखो थोड़ा सा जैसे अगर अपन देखें तो मैंने आपको बताया था दो कंडीशन होती है, एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है और एक इनकम्प्रेसिबल फ्लो की कंडीशन होती है। और ये प्रॉपर डेरिवेशन भी मैं फ्लूइड मैकेनिक्स में करवा चुका हूं और अभी जो कंप्रेहेंसिव कोर्स विंसेंट के ऐप पे स्टार्ट होगा उसमें हम लोग ये प्रॉपर तरीके से देखेंगे। क्लियर, तो जैसे अगर अपन बात करें तो दो छोटी छोटी कंडीशंस होती हैं, दो छोटी छोटी कंडीशन होती हैं। एक होता इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, क्लियर, एक होता इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, क्लियर, एक होता इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, क्लियर। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की कंडीशन होती है फ्लूइड, फ्लूइड में अंडरलाइन कर रहा हूं, फ्लूइड पे थोड़ा सा मैं जो है वो जोड़ दे रहा हूं, फ्लूइड बोला सारा फ्लूइड। और दूसरा होता इनकम्प्रेसिबल फ्लो फील्ड, क्लियर, एक होता इनकम्प्रेसिबल फ्लो, क्लियर, इनकम्प्रेसिबल फ्लो, क्लियर, इनकम्प्रेसिबल फ्लो, फ्लो की बात कर रहा, फ्लो की। तो मैंने आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में ये बताया था और आगे जब कोर्स स्टार्ट करेंगे तो मैं बताऊंगा कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का मतलब होता है डेंसिटी जो होगी ये आपकी कांस्टेंट होगी, डेंसिटी कांस्टेंट होगी। और डेंसिटी अगर कांस्टेंट है तो यहां से आप ये बोल सकते हो कि चेंज ऑफ डेंसिटी कंप्लीटली आपका जीरो जीरो होगा। और जीरो अगर जीरो है तो यहां से कंप्रेसिबिलिटी पैरामीटर अगर निकालें एंड दैट पैरामीटर इज अ बीटा, तो बीटा आपका जो है ये जीरो निकल के आएगा, बीटा मस्ट बी अ जीरो, क्लियर। और इनकम्प्रेसिबल अगर फ्लो है तो इनकम्प्रेसिबल फ्लो के केस में जो आपकी वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेट होता है जिसको हम लोग 1/v एंड dv बाई dt लिखते हैं, dv बाई dt, ये कंप्लीटली जीरो होता है। और ये अगर देखा जाए तो ये डाइवर्जेंस ऑफ, क्लियर, डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर जो है के इक्विवेलेंट ये जीरो निकल के आता है। और ये सारे डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन हम लोग करने वाले हैं, नॉर्मल स्ट्रेन रेट से हम लोग इसके डेरिवेशन करेंगे, क्लियर। तो ये आपकी कंडीशन निकल के आती है कि डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर जो होता है ये आपका जीरो होता है। अब देखो अगर डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर जो है ये अगर जीरो है, क्लियर, डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर जीरो है तो इनकम्प्रेसिबल फ्लो फील्ड होगा। और अगर ऐसा होता है तो आपका इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होगा। और डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर की बात की जाए, डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर की बात की जाए या आपका वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेट जो होता है ये इक्वल होता है एप्सिलॉन डॉट xx, क्लियर, प्लस का जो है एप्सिलॉन डॉट yy, प्लस का ये जो है इक्वल होता है एप्सिलॉन डॉट z, क्लियर। या अपन इसको ये बोल सकते हैं ये बराबर होता है डेल यू बाई डेल ऑफ x प्लस का जो है वो डेल v बाई डेल ऑफ y एंड प्लस का डेल w बाई डेल ऑफ z, यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट जो होता है ये आपका जीरो हो जाता है, क्लियर। तो यहां से अगर अपन देखें तो पहला बोला है वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेट मस्ट बी जीरो, इनकम्प्रेसिबल फ्लो फील्ड के लिए पहला ऑप्शन सही है। तो अब फर्स्ट प्रॉब्लम का ए ऑप्शन इज अ करेक्ट, ए ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा क्या बोला है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड शुड बी कांस्टेंट, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड शुड बी कांस्टेंट यानी मस्ट बी कांस्टेंट। अब देखो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड की जो है आप समझिए पहले, अगर फ्लूइड हमारा इनकम्प्रेसिबल है, फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है तो फ्लो जो है वो 100% जो है वो इनकम्प्रेसिबल होगा। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड always represent an incompressible flow field, but incompressible flow is maybe incompressible fluid may not be। यानी कहने का मतलब ये है, समझो यहां पर कि मान लो सपोज दैट एप्सिलॉन x डॉट xx जो है ये प्लस का 5 यूनिट हो जाए, ये प्लस का 5 यूनिट हो जाए, और एप्सिलॉन डॉट yy ये अपने बनाए हुए क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं अभी बनाने वाला हूं एमएसक्यू, क्लियर। और क्वालिटी वाइज अपन क्लासेस ले रहे हैं, क्वालिटी वाइज, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी, एक एक छोटे छोटे पॉइंट पे प्रॉपर क्लैरिटी के साथ, क्लियर। तो आप जब सब्जेक्ट में इनरोल होगे तो आपको लगेगा कि नहीं हम कुछ नया कर रहे हैं, हम कुछ बढ़िया कर रहे हैं, जो गेट की रैंक के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
देखो अभी जो सिलेबस करंट सिलेबस जो है वो मैं मान के चल रहा हूं, मैं एंड मेरे दोस्त जो आदित्य पाल सर हैं दोनों उसके लिए परफेक्ट सुटेबल है। देखो मैं और ये नहीं बोल रहा कि बाकी लोग हैं या नहीं है, लेकिन अपन बढ़िया है ये अपन बोल सकते हैं। क्लियर? तो एप्सिलॉन डॉट वाई वाई जो है ये माइनस का सपोज्ड है 3 यूनिट है, और पूरा थर्मल जैसे मैं डील कर रहा हूँ पिछले 7-8 साल से, उसी में मेरा पूरा का पूरा रिसर्च है। क्लियर? तो ये आपको कुछ बढ़िया मिलने वाला है। तो माइनस का जो है ये 2 आई यूनिट हो जाएगा। अब देखो यहां से अगर आप वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेट निकालोगे, वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेट, तो ये तो आपका जीरो होने वाला है, ये तो आपका जीरो होने वाला है। लेकिन फ्लूइड देखो एक्स में जो है वो कम डिफॉर्म हो गया, एक्स में इलोंगेट हो रहा है, एक्स में टेंसाइल डेवलप हो रहा है, वाई में जो है कंप्रेशन हो रहा है, जेड में भी कंप्रेशन हो रहा है। यानी फ्लूइड जो है फ्लूइड कंप्रेसिबल है, डेंसिटी वेरिएबल है, लेकिन फ्लो फील्ड जो है वो इनकम्प्रेसिबल है। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड मे बी कांस्टेंट मे नॉट बी, ऑलवेज ये नहीं बोल सकते कांस्टेंट होगा। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ फ्लूइड इज मे बी जीरो मे नॉट बी, ये सही है, ये सही है। हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, यानी इसका जो है वो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। इसका सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होने वाला है, सी डी। डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इज जीरो, डाइवर्जेंस जीरो होगा, डाइवर्जेंस जीरो होगा। क्लियर? तो इसका ऑप्शन जो है वो डी बी जो है वो करेक्ट होगा, डी बी जो है करेक्ट होगा। इस प्रॉब्लम का ए सी डी जो है इज अ करेक्ट आंसर, ए सी डी। अब आपने सपोज दैट इसमें ए सी केवल मारा टिक, या आई डी किया या सी डी किया, एक आपने ड्रॉप कर दिया, तो आपको मिलेगा कुछ नहीं और आपका जाएगा भी कुछ नहीं। ऐसा लोग बोल रहे हैं, लेकिन दोस्त आपको मिलेगा तो कुछ नहीं, ये तो 100% ट्रू है, लेकिन आपका बहुत कुछ जाने वाला है। अगर ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो आप 1 मार्क्स लूज कर दोगे, और गेट में 0.33 या 0.1 मार्क्स से भी आपका रैंक डिसाइड होगा। ये डिसाइड हो जाएगा कि आप एनटीपीसी जाओगे या घर में आओगे या फिर से प्रिपरेशन मोड को फॉलो करोगे। तो बी अलर्ट, बी केयरफुल और प्रॉपर फिजिक्स पे चलिए और बेसिक से टॉपिक को समझिए, बेसिक से टॉपिक को समझिए। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर ये भी सेल्फ डिजाइन क्वेश्चन है, ये भी सेल्फ डिजाइन क्वेश्चन है, क्लास नोट्स का मेरे। क्लियर? सेल्फ डिजाइन क्वेश्चन है। डायनामिक विस्कोसिटी फिजिकली रिप्रेजेंट, डायनामिक या एब्सोल्यूट की मैं बात कर रहा हूं, डायनामिक या एब्सोल्यूट विस्कोसिटी म्यू की बात कर रहा हूं, डायनामिक या एब्सोल्यूट विस्कोसिटी म्यू की बात की जा रही है, म्यू की बात की जा रही है, म्यू की। जल्दी से पढ़िए, फास्ट रीड आउट करिए। जस्ट 1 सेकेंड दोस्त, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, एक बार मैं रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूं। ओके परफेक्ट, चलिए जल्दी से पढ़िए फास्ट, जल्दी से पढ़िए फास्ट। क्वेश्चन में क्या बोला? डायनामिक विस्कोसिटी फिजिकली रिप्रेजेंट। ऐसे एक क्वेश्चन बन सकता है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी फिजिकली रिप्रेजेंट, तो ये सब मैं आपको कराऊंगा। तो डायनामिक विस्कोसिटी म्यू जो होगा, रेजिस्टेंस फोर्स बिटवीन टू एडजेसेंट लेयर व्हेन फ्लूइड लेयर इन अ फ्री स्टीम फ्लो कंडीशन। यानी अगर फ्री स्टीम कंडीशन में है, यानी दो लेयर का वेलोसिटी जो है यू इंफिनिटी है, यू इंफिनिटी, तो ये मैंने आपको बताया था। अगर एडजेसेंट लेयर में जो है, ये आगे बताएंगे, रिलेटिव वेलोसिटी अगर जीरो हो, और ये ऐसे क्वेश्चन है दोस्त, ये बुक पढ़ के आप इनको आंसर नहीं कर सकते हो, ये प्रॉपर फिजिक्स से क्वेश्चन है। रिलेटिव वेलोसिटी अगर जीरो है तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगा तो कोई डिफॉर्मेशन नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, और कोई डिफॉर्मेशन नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, यानी स्ट्रेन जीरो होगा। या स्ट्रेन रेट की अगर हम बात करें तो ये जीरो होगा, और स्ट्रेन रेट अगर जीरो है तो शियर स्ट्रेन भी, स्ट्रेस भी जो है वो जीरो होगा। क्लियर? तो पहला वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि फिजिकली रिप्रेजेंट क्या करता है, फिजिकली क्या बताती है डायनामिक विस्कोसिटी, वो एडजेसेंट लेयर के बीच में फोर्स को बताती है, कब? जब उनमें क्या होता है, रिलेटिव मोशन होता है। क्लियर? तो ये अपन करेक्ट नहीं बोल सकते, या उतना सुटेबल नहीं है। बी अपना जो है व्हेन दे हैव अ रिलेटिव मोशन, बी इज अ करेक्ट। सुटेबल के लिए भी जाना पड़ेगा। रिप्रेजेंट रिलेटिव मोमेंटम डिस्टर्बेंस इन फ्लो फील्ड। रिलेटिव मतलब क्या कि कुछ होना चाहता है लेकिन कुछ अमाउंट कंट्रोल हो गया, तो ये जो सिग्निफिकेंस होता है ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी रिप्रेजेंट करती है। डायनामिक जो होती है एब्सोल्यूट रिप्रेजेंट करती है, एब्सोल्यूट अमाउंट को, इसीलिए इसका नाम भी है एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। एब्सोल्यूट विस्कोसिटी इसको बोलते हैं, इसीलिए इसको एब्सोल्यूट विस्कोसिटी बोलते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 2 का आंसर जो है वो बी और डी जो है वो करेक्ट है। बी एंड डी इज अ करेक्ट आंसर, बी एंड डी इज अ करेक्ट आंसर। ऐसे होने वाला है आपका एमएसक्यू का लेवल, ऐसे आपका एमएसक्यू क्वेश्चन बनने वाले हैं 2021 में, ऐसे क्वेश्चन बनने वाले हैं।
और दोस्त मैं आपके लिए बहुत सारी इनिशिएटिव लेके आ रहा हूँ। क्लियर, आपका क्रिटिकल कॉन्सेप्ट हो गए, आपके इंटरव्यू क्वेश्चन हो गए, क्लियर, या आपकी वाइजैक की सीरीज हो गई, या आपका फुल लेंथ कोर्स हो गया, मोटिवेशनल गाइड, एमएसक्यू, ये सब सारे टिप्स मैं आपको देते हुए चल रहा हूँ। तो आपकी तरफ से एक कंट्रीब्यूशन चाहिए कि थोड़ा जितना हो सके उतना आप इसको फैला दीजिए। क्लियर, थोड़ा सा हम लोग भी नए हैं, तो जितना आप सपोर्ट करते जाओगे उतना हम लोग जो है ग्रो करेंगे। हम ग्रो करेंगे तो हमारे साथ आप भी और आपके बाद आने वाले लोग भी इससे थोड़ा सा एडवांटेज उनको भी मिलेगा। क्लियर, तो उनका भी क्वालिटी में जो है वो आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्लियर, तो ये हमारी तरफ से इनिशिएटिव है। आप कितना इनिशिएटिव लेते हो तो वो आप पे डिपेंडेंट है। थोड़ा सा आप इसे फॉलो करवाइए। आपका फेसबुक पेज है तो वहां पर आप शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप अगर आपका है तो वहां पर जो भी आपके दोस्त हैं फ्रेंड सर्कल में उनको बताइए थोड़ा सा कि लाइव क्लास में जुड़े या इस सेशन को फॉलो करें। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन फिर से फ्लूइड मैकेनिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से रीड आउट करिए। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से रीड आउट करिए फास्ट। चलिए, बोला है विच आर ट्रू अबाउट अ स्ट्रीम लाइन इन अ फ्लो। स्ट्रीम लाइन के अबाउट के लिए क्या ट्रू है? क्लियर, द वेलोसिटी नॉर्मल टू द स्ट्रीम लाइन ऑन अ स्ट्रीम, द वेलोसिटी नॉर्मल टू द स्ट्रीम लाइन ऑन अ स्ट्रीम लाइन इज नॉन जीरो। देखो ये मैं अभी आपको बताऊंगा भी। क्लियर, स्ट्रीम लाइन पे, किसी स्ट्रीम लाइन पे जो है वो नॉर्मल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होता है, नॉर्मल वेलोसिटी जो होती है, नॉर्मल वेलोसिटी वीएन जो होती है किसी स्ट्रीम लाइन पे अगर देखा जाए तो स्ट्रीम लाइन पे नॉर्मल वेलोसिटी जीरो होती है। एक वेलोसिटी स्ट्रीम लाइन डायरेक्शन में होती है तो वीएस जो है ये नॉन जीरो होता है। लेकिन नॉर्मल डायरेक्शन में स्ट्रीम लाइन पे अगर देखा जाए तो वेलोसिटी जो है वो जीरो होती है, नॉन जीरो नहीं होती है। क्लियर, तो ये गलत है। इफ स्ट्रीम लाइन इज कन्वर्जन द फ्लो डी एक्सेलरेटेड, नहीं, गलत है, गलत है। देखो अगर दो स्ट्रीम लाइन आपस में कन्वर्ज कर रही है, मान लो दो स्ट्रीम लाइन जो है वो कन्वर्ज कर रही है तो इनके बीच का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दोस्त ये कम होगा। स्ट्रीम लाइन अगर आपकी कन्वर्ज कर रही है तो इनके बीच का जो एरिया है ये रिड्यूस होगा। और अपने को पता है कंटिन्यूटी से कि एरिया अगर रिड्यूस होगा तो वेलोसिटी जो है वो बढ़ने वाली है, और वेलोसिटी बढ़ेगी तो फ्लो जो है वो एक्सेलरेट करेगा, एक्सेलरेट करेगा। क्लियर, तो ये उल्टा भी बोल सकते हैं, फ्लो एक्सेलरेटिंग अगर है तो स्ट्रीम लाइन जो है वो कन्वर्जिंग नेचर की होगी तो डी एक्सेलरेट नहीं करेगा। क्लियर, एक्सेलरेटिंग नेचर का होगा। फ्लो इज ऑलवेज द स्ट्रीम लाइन, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हमेशा फ्लो जो है अलोंग द स्ट्रीम लाइन होता है, अलोंग द, कभी एक क्रॉस पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्रॉस फ्लो में दो स्ट्रीम लाइन इंटरसेक्ट कर जाएंगी और किसी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर दो स्ट्रीम लाइन इंटरसेक्ट कर जाती हैं तो दो दो वेलोसिटी वेक्टर डेवलप हो जाएंगे। जैसे मान लो सपोज दैट एक आपकी ये स्ट्रीम लाइन हो, एक स्ट्रीम लाइन आपकी ये हो और दूसरी कोई स्ट्रीम लाइन ये हो आपकी मान लो 2, और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर ये इंटरसेक्ट कर जाए तो अगर देखा जाए तो एक वेलोसिटी वेक्टर ये v1 हो गया यहाँ पर और दूसरा वेलोसिटी वेक्टर ये हो गया v2। यानी कहने का मतलब ये है कि मान लो सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम पे देखें एक ही लोकेशन पे दो दो वेलोसिटी वेक्टर, दैट शुड नेवर पॉसिबल, नेवर। तो कभी भी इंटरसेक्शन नहीं होगा, इंटरसेक्शन नहीं होगा तो उसके लिए हमेशा फ्लो अलोंग द स्ट्रीम लाइन होना चाहिए। क्रॉस फ्लो इज नेवर एग्जिस्ट। क्लियर, तो ये नहीं होगा। अंडर स्टडी फ्लो कंडीशन स्ट्रीम स्ट्रीक एंड पाथ लाइन बिकम्स द सेम, बिल्कुल। स्टडी कंडीशन में जो है वो तीनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर जाती हैं, तीनों लाइन ओवरलैप कर जाती हैं, तीनों लाइन जो है वो ओवरलैप कर जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो सी एंड डी जो है ये करेक्ट होने वाला है, सी एंड डी। तो ऐसे होंगे आपके एमएसक्यू। क्लियर, ऐसे होने वाले हैं आपके एमएसक्यू, ऐसे एक एक नंबर के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन जो है वो भी अपन डिस्कस करेंगे। क्लियर, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं प्रिपेयर कर रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। विद रीजनरेशन इन ब्रेटन पावर साइकिल, ब्रेटन पावर साइकिल, दिस क्वेश्चन फ्रॉम पावर प्लांट। क्लियर, ये क्वेश्चन जो है ये आपका पावर प्लांट का है। क्लियर, ये क्वेश्चन आपका पावर प्लांट का है। क्वेश्चन नंबर 4 इज फ्रॉम पावर प्लांट। क्लियर, तो रीजनरेशन के साथ क्या होता है ये सब मैंने आपको डिटेल में करवा रखा है और आगे अभी करवाएंगे। और पावर प्लांट का सिलेबस अब बढ़ गया है,
अब पावर प्लांट में रैंकाइन, ब्रेटन, कंप्रेसर तीनों आपके रेसिप्रोकेटिंग, सेंट्रीफ्यूगल एंड एक्सियल स्टीम एंड गैस टरबाइन आ चुका है। तो ऑलमोस्ट आपका 40 से 50 आवर के आसपास पावर प्लांट हो गया है। तो अब वो छोटा वाला पावर प्लांट नहीं बचा कि रैंकाइन और ब्रेटन पढ़ के चले जाते थे और आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूरा बन जाता था। नहीं, अब आपको कंप्रेसर भी पढ़ना है पूरा 15 से 16 घंटे, एंड स्टीम टरबाइन भी आपको जो है 12 से 13 घंटे पढ़नी है प्रॉपर डिटेल में। और अपन अभी शुरू कर रहे हैं विंसेंट ऐप पे। क्लियर? तो रीजनरेशन के साथ क्या होता था बोलो? रीजनरेशन के साथ कंप्रेसर वर्क सेम रहता था, टरबाइन वर्क सेम रहता था, और जो नेट वर्क है ये आपका सेम रहता था। ये सारे इफेक्ट आपको देखने को मिलते थे, तो ये सेम रहेगा और ये सेम रहेगा। तो जब वर्क रेशियो आप निकालो या बैक वर्क रेशियो आप निकालो, BWR, ये भी दोनों क्या रहने वाले हैं बोलो? सेम रहने वाले हैं, सेम रहने वाले हैं, सेम। वर्क रेशियो एंड बैक वर्क रेशियो जो है वो सेम रहने वाला है। तो वर्क रेशियो जो है वो सेम रहेगा, ये कांस्टेंट नहीं हो, इंक्रीज नहीं होगा। क्लियर? गलत है। आइडियल स्टैंडर्ड एफिशिएंसी इंप्रूव्ड, बिल्कुल सही है, एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। सप्लाई हीट इज रिड्यूस, बिल्कुल। एग्जॉस्ट एनर्जी को अपन यूटिलाइज कर लेते हैं बिफोर द सप्लाई, तो सप्लाई रिड्यूस हो जाता है। रिजक्शन भी रिड्यूस होता है, क्योंकि एग्जॉस्ट की कुछ एनर्जी को हम लोग जो है वो बॉयलर या उससे पहले, बॉयलर कर रहा हूँ, हीट एक्सचेंजर से पहले या कंबशन चेंबर से पहले यूज कर लेते हैं, तो हीट रिजक्शन भी आपका रिड्यूस हो जाता है। तो ये भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो B, C और D जो है ये करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 का B, C, D करेक्ट है, B, C और D। क्लियर? B, C, D। अब इसमें से अगर आप एक दो भूल जाते हो तो फिर आपका 0 मार्क्स मिलेगा, वो अलग है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन आप नेगेटिव मत सोचिए, आप लूज कर रहे हो। अगर आपका गलत हो गया तो आप 1 मार्क्स या 2 मार्क्स लूज कर जाओगे, और वो बहुत ज्यादा रैंक डिसाइडिंग अफेक्ट कर रहा है। क्लियर? तो इंपॉर्टेंस समझिए। अगेन क्वेश्चन नंबर 5 इज अगेन फ्रॉम पावर प्लांट। पीपी का क्वेश्चन है, इज फ्रॉम रैंकाइन साइकिल। देखो 2-4 क्वेश्चन मैंने यहाँ पुटअप कर दिए हैं जस्ट आपको बताने के लिए। क्लियर? 2-4 क्वेश्चन मैंने यहाँ पुटअप कर दिए जस्ट आपको बताने के लिए। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आपको बनेंगे अभी। क्लियर? हर एक सब्जेक्ट में जैसे मैं ट्राई कर रहा हूं कि कम से कम जो है, क्लियर, ट्राई कर रहा हूं कि कम से कम जो है वो 100+ क्वेश्चन आपके एमएसक्यू करवाऊं मैं थर्मो में, 100+ आपके फ्लूइड मैकेनिक्स में, जिससे आपको थोड़ा प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो अभी जो आपका स्टार्ट हो रहा है थर्मोडायनेमिक्स फ्रॉम 15 अगस्त से, उसमें अपन प्रॉपर तरीके से एमएसक्यू करवाने वाले हैं विद रीहीटिंग एंड रैंकाइन साइकिल। तो अगर रैंकाइन साइकिल में आप रीहीटिंग करोगे तो पहली चीज तो ये है कि पंप वर्क तो सेम रहने वाला है, पंप वर्क सेम रहने वाला है रीहीटिंग के साथ। टरबाइन वर्क बढ़ जाएगा, टरबाइन वर्क बढ़ जाएगा तो डब्ल्यू नेट जो है ये बढ़ जाएगा, डब्ल्यू नेट बढ़ेगा तो वर्क रेशियो इंक्रीज, बिल्कुल बिल्कुल, वर्क रेशियो तो बढ़ जाएगा, वर्क रेशियो बढ़ेगा। आइडियल एंड स्टैंडर्ड एफिशिएंसी इंप्रूव। देखो रीहीटिंग के साथ रैंकाइन साइकिल में एफिशिएंसी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है और कांस्टेंट भी रह सकती है। डिपेंड करता है कि जो है वो किस लेवल तक आप रीहीटिंग करते हो, किस लेवल तक रीहीटिंग करते हो। तो ये तो मैं ये नहीं बोलूंगा एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी इज ऑलवेज लिख देता हूं, ऑलवेज लिख देता हूं, ऑलवेज। अब थोड़ा सा ये क्वेश्चन और बढ़िया हो जाएगा। ऑलवेज इंप्रूव्ड, ऑलवेज इंप्रूव नहीं हो सकता, मे बी मे नॉट बी। क्लियर? केवल इंप्रूव लिखा रहता तो मे बी हो सकता था, ऑलवेज लिख दिया, ऑलवेज थोड़ा सा और करेक्ट कर दिया। क्लियर? तो इंप्रूव नहीं होगा। नेक्स्ट अच्छा, मे बी होगा तो सही हो जाएगा, मे नॉट बी तो सही हो जाएगा, मे बी तो सही हो जाएगा, फिर ये भी ऑप्शन। सप्लाई हीट इज इंक्रीज, बिल्कुल सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। रिजक्शन हीट इज रिड्यूस्ड, रिजक्शन हीट जो है वो रिड्यूस होगा, रिजक्शन रिड्यूस नहीं होता है, रिजक्शन जो है वो बढ़ जाता है। आप थोड़ा आगे निकल जाते हो। देखो यहां समझो पहले, जैसे देखा जाए एंट्रोपी एक्सेस से, एंट्रोपी एक्सेस से अगर देखा जाए तो मान लो सपोज दैट ये इंटरमीडिएट प्रेशर है और ये आपका कंडेंसर प्रेशर हो गया और वो बॉयलर हो गया। क्लियर? तो यहां पर अगर अपन देखें थोड़ा सा, तो ये मान लो सपोज दैट बॉयलर प्रेशर हो गया, ये इंटरमीडिएट हो गया और ये कंडेंसर हो गया। तो यहां तक जैसे अपन पहले लेके आए 1 पॉइंट है, 2 तक एक्सपेंशन किया, 2 तक, एंड देन फिर जो है 3 एंड 4, तो ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। रीहीटिंग किया एंड देन फिर से एक्सपेंशन किया। अब देखो अगर सिंगल स्टेज में करते तो यहां तक आते, यहां पर आ जाते, मान लो ये 2 डैश होता तो 2 डैश से यहां तक जो है वो हीट का रिजक्शन होता।
अभी यहां से यहां तक रिजक्शन हो रहा है, अभी यहां से यहां तक रिजक्शन हो रहा है, अभी यहां से यहां तक, पहले यहां से यहां तक होता, यहां से यहां तक होता, तो रिजक्शन जो है वो बढ़ गया है, तो रिजक्शन बढ़ गया, तो ये गलत है। यानी कहने का मतलब ये है क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो ए और सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ए एंड सी जो है ये करेक्ट आंसर है, ए एंड सी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए फास्ट। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। अब देखो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा, ये क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का आएगा, ऐसा क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का आएगा, 2 मार्क्स का। ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है तो ये 2 मार्क्स का आएगा, ये 2 मार्क्स का आएगा, 2 मार्क्स का। क्लियर? ऐसा क्वेश्चन आपको 2 नंबर में देखने को मिलेगा, 2 मार्क्स में देखने को मिलेगा। क्लियर? क्या बोला है? एन इररिवर्सिबल हीट इंजन, इंजन जो है वो इररिवर्सिबल है। क्लियर? हीट पंप जो कि एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर सोर्स, तो मान लो सपोज दैट यहाँ पर हाई टेम्परेचर सोर्स है और एक कोई हीट इंजन है, और हीट इंजन जो है वो इररिवर्सिबल है, इररिवर्सिबल उसने बोल दिया है, और यहाँ पर जो है वो कहीं पर सिंक कंडीशन है, यानी सोर्स है और ये सिंक है। क्लियर? ये सिंक हो गया, ये सिंक कंडीशन हो गई, और ये बोला है कि ये यहां से जो है वो 100 किलोवाट पावर को एनर्जी को लेता है और 50 किलोवाट पावर को डेवलप करता है। ठीक है, 50 किलोवाट पावर को डेवलप करता है। द इंटायर वर्क आउटपुट ऑफ द हीट, क्लियर, रिजेक्ट हीट टू सिंक एट, अच्छा सिंक को 50 रिजेक्ट करता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 50 किलोवाट जो है वो ये पावर डेवलप कर रहा है, और यहां पर कहीं रिवर्सिबल हीट पंप है। क्लियर? रिवर्सिबल हीट पंप है, हीट पंप रिवर्सिबल है, और रिवर्सिबल हीट पंप क्या कर रहा है? रिवर्सिबल हीट पंप जो है यहां पर कहीं जो है वो 17 डिग्री पे है, 17 प्लस का 273, तो ये हो जाएगा 290 केल्विन। क्लियर? यहां से हीट को उठा रहा है और जो डिजायर्ड स्पेस है वहां पर रिजेक्ट कर रहा है, तो डिजायर्ड जो है ये 75 पे है, तो 75 प्लस का जो है वो 273 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8। क्लियर? 8 हो जाएगा एंड 4 हो जाएगा एंड 348 केल्विन हो जाएगा, और यहां पर जो है ये कुछ रिजेक्ट कर रहा है, तो ये Q1 हो गया और ये Q2 हो गया। तो पहले तो उसने क्या पूछा? द रेट एट विच द पंप डिलीवर हीट टू द टेम्परेचर अ सिंक इज 300 किलोवाट। द रेट एट विच द हीट पंप डिलीवर हीट टू इट्स टेम्परेचर सिंक इज, क्लियर, डिलीवर्ड करेगा टेम्परेचर सिंक को। तो यहां से Q1 और Q2 आप निकालो पहले। क्लियर? फिर मैं बताता हूं। तो यहां से अगर देखा जाए तो अपन ये बोल सकते हैं, देखो Q1 बाई T1, क्लियर, Q1 बाई T1 इज इक्वल टू जो है वो, जैसे ये आपका T1 यानी कि ये T1 हो जाएगा, ये T1 में मान ले रहा हूं और ये T2 मान ले रहा हूं, ये हो जाएगा Q2 डिवाइडेड बाई T2। क्लियर? Q2 डिवाइड बाई T2 जो कि रिवर्सिबल है। और दूसरा क्या हो जाएगा, बोलो दूसरा क्या हो जाएगा कि Q2 इज इक्वल टू हो जाएगा Q1 प्लस 50। क्लियर? तो यहां पर वैल्यू पुट अप करके एक बार कैलकुलेट करिए। क्लियर? वैल्यू पुट अप करके एक बार कैलकुलेट करिए। क्लियर? तो पहला एक आंसर आएगा 300, तो जो सिंक पे ये रिजेक्ट करेगा, क्लियर, सिंक पे जो रिजेक्ट करेगा वो 300 केल्विन होगा। और दूसरा पूछा है इसका सीओपी क्या होगा, तो सीओपी जो है ये रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है, तो सीओपी जो होगा टी हॉट डिवाइडेड बाय टी हॉट माइनस का टी लोअर। क्लियर? हॉट माइनस का लोअर, तो यहां से जब कैलकुलेट करोगे तो सीओपी 6 आ जाएगा। क्लियर? तो ये एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा। क्लियर? सिंक पे जो हीट का रिजक्शन है वो 300 केल्विन आएगा, किलोवाट आएगा, और सीओपी जो है वो 6 आएगा। क्लियर? तो ये एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा। क्लियर? आसान है, कुछ खास नहीं है। एक इक्वेशन ये आप यूज कर लीजिएगा, एक इक्वेशन आपकी ये आ जाएगी, तो यहां से वैल्यू निकल आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से पढ़िए फास्ट। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए जल्दी से फास्ट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए जल्दी से फास्ट। क्वेश्चन नंबर 7 एंड 7 इज फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स, 6 भी थर्मोडायनामिक्स से था। 7 में क्या बोला है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट टू द क्लाउसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। इट पॉइंट टू वन पॉसिबल वे ऑफ मेजरिंग थर्मोडायनामिक टेंपरेचर। नहीं, B permit latent heat of evaporation to be estimated from measurement of specific volume of, सही है। क्लियर? B is a correct, B करेक्ट है। क्लाउसियस-क्लैपेरॉन ये अभी हम लोग प्रॉपर तरीके से देखेंगे, बिल्कुल फेज डायग्राम में यूज की जाती है, फेज डायग्राम में।
तो ये सही है, वेपर एंड रेजोनेंट टेम्परेचर यहाँ पे टू नियर बाय टेम्परेचर, सही है ये। इट डज नॉट अप्लाई टू चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, गलत है, ऐसा ही है, सॉरी, सॉलिड और लिक्विड के बीच में नहीं लगता है, क्लियर क्लियर, सॉलिड से लिक्विड एंड सॉलिड से वेपर में यूज नहीं किया जाता है, क्लियर, यूज नहीं किया जाता है। इसमें से करेक्ट क्या है, तो सी भी जो है वो करेक्ट है, सी भी जो है वो करेक्ट है, नन ऑफ दिस नहीं होगा इसका। तो प्रॉब्लम नंबर 7 का जो है वो बी एंड सी जो है ये करेक्ट क्वेश्चन है, बी एंड सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, बी और सी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, बी और सी, क्लियर। लिक्विड एंड गैस के बीच जो फेज डायग्राम होता है उसमें लगता है, क्लियर, वेपर डोम जो होता है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इज फ्रॉम फ्लूइड मैकेनिक्स, एफएम का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 8 इज फ्रॉम फ्लूइड मैकेनिक्स। A floating body with its center of gravity z, क्लियर, फ्लोटिंग बॉडी है, फ्लोटिंग बॉडी में मैंने पहले भी बताया मेटा सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कंपेयर करते हैं, क्लियर, और स्टेबिलिटी के लिए मेटा सेंटर ऊपर होना चाहिए और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो नीचे होना चाहिए, और जीएम जो है वो ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव होना चाहिए फॉर स्टेबल कंडीशन, स्टेबल बोला है यहाँ पर, तो स्टेबल कंडीशन के लिए ये तो कंडीशन होनी चाहिए, ये तो कंडीशन, मेटासेंट्रिक हाइट मस्ट बी 0, गलत है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा, बी लाइज, बी की बात ही नहीं होती है, वॉयंसी की बात नहीं होती है, मेटा सेंटर हाइट शुड बी पॉजिटिव, बिल्कुल सही है, जी लाइज बिलो टू एम, बिल्कुल बिल्कुल सही है, जी जो है वो एम से जो है वो नीचे लाई करना चाहिए, तभी आपकी कंडीशन जो स्टेबल होगी, तो यहां से जो है वो सी और डी जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सी एंड डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन फ्रॉम फ्लूइड मैकेनिक्स, क्वेश्चन नंबर 9 इज अगेन फ्रॉम फ्लूइड मैकेनिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा करेक्ट होगा, देखो, पीजोमेट्रिक हेड इज अ सम ऑफ द डेटम हेड एंड प्रेशर हेड, बिल्कुल सही है, डेटम एंड डिस्क, पीजोमेट्रिक हेड जो होता है पीजोमेट्रिक, ये P डिवाइड बाय रो जी एंड प्लस का डेटम यानी पोटेंशियल हेड का समेशन होता है अलजेब्रिक, तो सम ऑफ द डेटम एंड प्रेशर हेड, बिल्कुल सही है, ए सही है, क्लियर, 9th का ए इज अ करेक्ट। डायनेमिक हेड सम ऑफ द डेटम एंड वेलोसिटी हेड, नहीं, डायनेमिक हेड केवल आपका जो है वो वेलोसिटी हेड होता है, वेलोसिटी, ये गलत है। स्टैग्नेशन हेड इज द सम ऑफ द पीजोमेट्रिक एंड वेलोसिटी हेड, बिल्कुल सही है। टोटल हेड इज द सम ऑफ द पीजोमेट्रिक एंड डायनेमिक हेड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, क्लियर, टोटल स्टैग्नेशन में कन्वर्ट हो जाता है, तो सी एंड डी भी इसका सही होने वाला, ए सी डी, 9th का ए सी डी करेक्ट है, ए सी डी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्लियर, एवलर इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या करेक्ट होने वाला है, एवलर इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या करेक्ट होने वाला है, देखो, कैन ड्राइव फ्रॉम द नेवियर स्टोक्स इक्वेशन, बिल्कुल एनएस से निकाल सकते हैं, अगर विस्कस नॉन विस्कस अजम्पशन माने तो नेवियर से भी हम एवलर को निकाल सकते हैं, क्योंकि एवलर भी एक मोमेंटम इक्वेशन है और एनएस भी एक मोमेंटम इक्वेशन होता है, क्लियर। नेवियर में हम लोग जो है वो विस्कस के इफेक्ट को कंसीडर करते हैं और एवलर में कंसीडर नहीं करते हैं। रेफर टू अ बैलेंस एनर्जी, एनर्जी नहीं, एनर्जी बैलेंस नहीं होता, मोमेंटम इक्वेशन होती है। डेवलप टू इनटू बर्नौली इक्वेशन अंडर एप्रोप्रिएट, बिल्कुल, अगर हम लोग एवलर इक्वेशन में एप्रोप्रिएट असम्पशन के लिए चले जाए, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मान लें, क्लियर, तो उस कंडीशन में जो है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मान लें तो बर्नौली इक्वेशन आ जाती है, तो सी इज आल्सो अ करेक्ट, इज एप्लीकेबल टू रोटेशनल एज वेल एज इरोटेशनल, नहीं, इरोटेशनल में लगता है, रोटेशनल में एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि रोटेशनल फ्लो जो होता है ये विस्कस होता है, रोटेशनल जो होता है ये विस्कस होता है, रोटेशनल जो होता है ये विस्कस होता है, तो विस्कस में एप्लीकेबल नहीं होता है, नॉन विस्कस में एप्लीकेबल होता है एवलर, एवलर और बर्नौली जो है दोनों की दोनों नॉन विस्कस कंडीशन में एप्लीकेबल होती हैं, तो ये डी वाला भी गलत है। तो 10th का जो है वो ए एंड 10th का ए एंड सी इज अ करेक्ट, A and C is correct, A and C is correct, A and C is a correct answer, तो 10th का A and C is a correct answer। चलिए, तो देखो ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो हम लोग जो है वो देखने वाले हैं, अभी जो आपकी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज कंडक्ट हो रही है, और दूसरा जो है जो आपके क्विजेस होंगे और जो हम सब्जेक्ट करेंगे उसमें भी हम एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, उसमें भी हम लोग एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, और कोशिश ये है कि हर एक सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट 100+ क्वेश्चन हम लोग एमएसक्यू देखें, और नए नए क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया वाले जो नए नए जो थिंकिंग डेवलप करते हैं, वो जो क्रिटिकल क्वेश्चन हो और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि गेट 2020 में ऐसा कुछ आने वाला है, क्लियर, तो वो हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं। जो आपके जो सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं फुल लेंथ के, विंसेंट ऐप पे या विंसेंट की वेबसाइट पे आप सर्च कर सकते हो, और बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पे है। 15 अगस्त से 2 सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं, एक आपका प्रोडक्शन कंप्लीट ऑलमोस्ट 180-190 घंटे का, और कंप्लीट सीएनसी एंड जी कोड, एम कोड, जो भी आपका होता है, कैड कैम जो भी कुछ है,
एंड जो आपका थर्मोडायनेमिक्स है उसमें मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि लास्ट ईयर के कन्वेंशनल क्वेश्चन चाहे वो आईएएस का हो, आईएएस का, आईओएफएस का हो, या आपके पीके ना के मैक्सिमम क्वेश्चन वो सॉल्व किए जाए, जिससे सब्जेक्ट का जो डेप्थ है वो पता चले। और यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पहले 2-2 घंटे क्लास कर रहे हैं, जरूरत पड़ेगी तो 4-4 घंटे डेली क्लास लगा लेंगे, 4 घंटे प्रोडक्शन, 4 घंटे आपका थर्मोडायनामिक्स। क्लियर, ओके, चलिए। तो फिर इस सेशन को हम लोग यहीं पर रोकते हैं। क्लियर, ऐसे सेशन में और भी लेते रहूंगा, एमएसक्यू टाइप के जो क्वेश्चन है और भी हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। 15 अगस्त के बैच के लिए आप एक बार देखिएगा। क्लियर, अगर हो सके तो ज्वाइन करिए और वहां पर आइए और सब्जेक्ट को देखिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू। सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा।